हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डेली न्यूज़ के परिवार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को पूरे डिटेल के साथ, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। आज डेट है 10 अगस्त 2020 और आज का पहला क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में क्रोशियाई एवं जर्मन शोधकर्ताओं ने किस देश के वर्षा वनों से ट्रिग हॉपर की एक नई प्रजाति जिसका नाम है कैलेडोनोट्स भास्करी, इसकी खोज की गई। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी श्रीलंका। इसका खोज श्रीलंका में किया गया। यह ट्रिग हॉपर की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है कैलेडोनोट्स भास्करी, इसका नाम है। इसे केरल वन अनुसंधान संस्थान के एक युवा संरक्षण जीव विज्ञानी एवं टिड्डी विशेषज्ञ धनेश भास्कर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसे श्रीलंका के सिंह राजा वर्षा वन में खोजा गया। अब श्रीलंका में खोजा गया तो थोड़ा श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी, श्रीलंका की दो राजधानी है। एक राजधानी है श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे जो वहाँ के लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरी राजधानी है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है और यहाँ के प्रधानमंत्री जो महिंद्रा राजपक्षे हैं। चलिए आगे देखते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन का। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, महिंद्रा राजपक्षे ने चौथी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यह किस देश के प्रधानमंत्री? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री, ऊपर ही मैंने आपको बताया कि यह श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। यह चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बने हैं। यह 2019 में फिनांस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री के भी पद पर रह चुके हैं। 2005 से लेकर 2015 तक यह राष्ट्रपति भी रह चुके हैं श्रीलंका के। 2002 से लेकर 2004 तक यह विपक्षी दल के नेता भी थे। यह 13वीं प्रधानमंत्री का बनेंगे श्रीलंका के। और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे जो इनके छोटे भाई है, उन्होंने इन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने यूनेस्को द्वारा गांवों को सुनामी तैयार के रूप में, सुनामी तैयार का मतलब क्या होगा, जैसे सुनामी रेडी के रूप में मान्यता देने वाला पहला राज्य बन गया है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी उड़ीसा। भारत पहला देश है जो सुनामी रेडी इम्प्लीमेशन कर रहा है। यह हिंद महासागर के क्षेत्र में किया और उड़ीसा भारत का पहला राज्य है। उड़ीसा के दो गांव है, एक गांव का नाम है वेंकट रायपुर जो गौजम जिला की गांव है और दूसरा गांव है नोलियासी जो जगदीशपुर जिला की गांव है। इन दोनों को सुनामी तैयार यानी सुनामी रेडी करने के लिए अब यूनेस्को द्वारा, तो थोड़ा यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी स्थापना जो हुई थी यह 4 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना, और इसका जो हेडक्वार्टर है यह फ्रांस के पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। अब उड़ीसा की बात आई तो थोड़ा उड़ीसा के बारे में जानते हैं। उड़ीसा की जो स्थापना हुई थी यह 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग एक राज्य के रूप में हुआ था, इसीलिए प्रत्येक 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, उड़ीसा को पहले उत्कल बोला जाता था, यह उड़ीसा दिवस यानी 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की राजधानी जो है यह भुवनेश्वर है। इसके सीएम नवीन पटनायक और गवर्नर गणेशी लाल हैं। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किस योजना के तहत बिना इंटरनेट के 200 रुपये तक ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरुआत की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अब बिना इंटरनेट के भी आप पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो इसकी जो ना इस योजना का नाम क्या है? तो चार ऑप्शन दिए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पायलट योजना है इसका नाम है। यह ऑफलाइन माध्यम यानी आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। इसमें अपर लिमिट कितना है? तो इसमें 200 रुपया अपर लिमिट है आपके ट्रांजैक्शन की, और एक इंस्ट्रूमेंट से आप 2000 रुपया तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गाँव में जहाँ इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है वहाँ पर भी डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना यानी ऑफलाइन पेमेंट करना। इसमें ऑफलाइन पेमेंट आप कार्ड के थ्रू, वैलेट के थ्रू, मोबाइल के थ्रू आप कर सकते हैं। अब आरबीआई ने इसे किया तो थोड़ा आरबीआई के बारे में जानते हैं। आरबीआई की स्थापना जो हुई थी यह 1
अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। लेकिन आरबीआई जो एक्ट आया था, यह आरबीआई एक्ट 1934 में ही आया था, लेकिन स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों में आपने को देखने को मिला होगा। एक्ट के बारे में भी पूछता है और इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसके नेशनलाइजेशन से भी कुछ पूछता था। आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन हुआ था यह 1 जनवरी 1949 को हुआ था, यानी भारत के आज़ादी के बाद आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था। नेशनलाइजेशन का मतलब यह पूर्ण रूप से भारत सरकार के अधीन हो गया। इसके पहले जब आरबीआई नहीं था तो उसके पहले सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक का जो कार्य था यह एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक, यानी इंपीरियल बैंक सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता था। अब आरबीआई, तो आरबीआई का जो मुख्यालय यानी आरबीआई का हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई यानी महाराष्ट्र के मुंबई में हो। लेकिन जब यह 1935 में जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका जो हेडक्वार्टर था यह कोलकाता, यानी उस समय कलकत्ता बोला जाता था, तो इस समय कोलकाता था। और 1937 यानी 2 साल बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ चला गया, ये मुंबई में चला गया। आरबीआई के प्रेजेंट टाइप के जो गवर्नर है यह शक्तिकांत दास, यह 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। आपको पता होगा आरबीआई के बारे में, आरबीआई में 1 गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिस भी, आरबीआई की जो है 4 लोकल बॉडी ऑफिस है, जो कोलकाता में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है और एक चेन्नई में है आरबीआई के बारे में। अब चलिए आज के अगले क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे राज्य के विद्यार्थी को वर्ष 2019-20 और 20-21 के लिए शिक्षा शुल्क और निर्वाह भत्ते का भुगतान करेगी? वह कौन राज्य सरकार करेगी? 4 ऑप्शन दिए गए, आपके पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाराष्ट्र सरकार करेगी। काफ़ी अच्छा कदम है यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपको पता होगा कि कोविड-19 में अगर सबसे ज़्यादा कहीं पर कोविड-19 का खतरा है तो वो महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा क्षति हुई है तो महाराष्ट्र की हुई है। और ये तो पूरे वर्ल्ड में ये क्षति कर रही है, लेकिन हमारे भारत में सबसे ज़्यादा क्षति महाराष्ट्र को हुई है। इस सरकार ने एक काफ़ी अच्छा कदम होता है जो बतलाया है उन्होंने कि जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन ले रहे थे, जो विदेशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, उन्हें एकेडमिक ईयर 2019-20 और 2020-21, अब 2020-21 में जो ऑनलाइन अपना शिक्षा शुरू कर चुके हैं उनके लिए, तो उनके लिए शिक्षा शुल्क और निर्वाह भत्ते के सरकार क्या करेगी, भुगतान करेगी। यह फरवरी 2020 से सितंबर 2020 के बीच का जो भुगतान होगा उसे यह करेगी सरकार। अब महाराष्ट्र ने ऐसा कार्य किया है, तो महाराष्ट्र का राजधानी, तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे जो शिवसेना से हैं, और यहाँ के गवर्नर जो हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। आपको महाराष्ट्र दिवस के बारे में पता होगा कि महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र यानी बंगाल जो था वो 2 भाग में बट गया, 2 प्रांत में बट गया। एक बन गया महाराष्ट्र, दूसरा बन गया गुजरात। तो यह 1 मई 1960 को हुआ था, इसलिए 1 मई को महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता और गुजरात दिवस भी मनाया जाता। उसके पहले बम्बई था एक संयुक्त प्रांत के रूप में। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 6ठा क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। किस चीनी फर्म को आईपीएल टाइटल प्रायोजक से बाहर कर दिया? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, ये आपको निश्चित रूप से पता होगा, फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको क्वेश्चन को दिया गया है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वीवो। आप जब भी आईपीएल देखते होंगे तो उसमें बोला जाता था कि वीवो आईपीएल, यानी आईपीएल का जो टाइटल था यह वीवो के पास था। इसके लिए बीसीसीआई और आईपीएल, बीसीसीआई जो था और वीवो इंडिया दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था। 2017 में यह समझौता हुआ था और ये 5 वर्ष के लिए समझौता हुआ था कि 5 वर्ष तक के लिए आईपीएल का जो टाइटल रहेगा वो वीवो के पास रहेगा। और इसके लिए वीवो ने 2199 करोड़ रुपया बीसीसीआई को देगा, जो प्रत्येक वर्ष यानी 5 साल होगा तो प्रत्येक वर्ष ये 440 करोड़ रुपया देता। लेकिन अभी आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच में या कोई भी देश जो चला अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने पहले 59 चाइनीज ऐप को बंद किया, उसके बाद 43 चाइनीज ऐप को बंद किया। यानी भारत सरकार अब अपने सामानों को ये करने के लिए, यानी चाइनीज़ जो भी सामान है उसको बायकाट करने के लिए धीरे धीरे चाइनीज़ प्रोडक्ट को बायकाट किया जा रहा है, यहाँ से नहीं किया था। इसके लिए वीवो भी एक चाइनीज़ कंपनी है, तो इसके लिए आईपीएल ने वीवो को भी क्या कर दिया, इसके लिए अब अलग कर दिया कि वीवो इससे भी बाहर रहेगा, क्योंकि भारत सरकार ही जब बायकाट कर रही है तो बीसीसीआई को करना ही चाहिए, और ये एक अच्छा कदम भी है। लेकिन यह एक और भी खबर है, क्योंकि 2020 का जो आईपीएल शुरू हुआ यह यूएई में 19 सितंबर से, यानी काफ़ी कम समय
समय है और इस समय जो पहले वाला जो प्रायोजक था, ये जो टाइटल था वो हट जाएगा, तो अब नए प्रायोजक चुनने भी एक काफ़ी समस्या है। फिर भी देश के लिए इतना तो करना अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन, रक्षा उत्पाद के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय के द्वारा कितने वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा जाए। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा अच्छे से समझिएगा। यह जो कदम है यह आत्मनिर्भर भारत यानी स्वदेशी तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए यह कदम को उठाया गया है। यानी इसका कहने का मतलब आयात पर जब हम प्रतिबंध लगाएंगे, यानी बाहर से किसी चीज़ को नहीं बढ़ाएंगे, यानी हम स्वदेश अपने देश में ही उस चीज़ को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, तो ये काफ़ी अच्छा कदम होगा। इससे क्या होगा, जो स्वदेशी रोजगार है रोजगार भी बढ़ेगा और स्वदेशी जो कंपनियां हैं उनको निर्माण करने का मौका मिलेगा, उनका ग्रोथ होगा और हम अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके लिए जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्होंने बताया कि वह 101 ऐसे वस्तु हैं जिसका उन्होंने लिस्ट किया था, उसे प्रतिबंध किया जाएगा। लेकिन यह प्रतिबंध अभी नहीं होगा, यह प्रतिबंध जब उनकी समय सीमा खत्म हो जाएगी उसके बाद उन्हें प्रतिबंध किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर की तरफ एक कदम है। राजनाथ सिंह ने इसे प्रतिबंध किया और उन्होंने बोला कि अब स्वदेशी तकनीकी का यूज किया जाएगा। इससे क्या होगा कि भारत की जो रक्षा उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा, उसको निर्माण का अवसर प्रदान होगा। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितने प्रतिशत बनाए रखने की सर्वसम्मति के साथ फैसला किया हुआ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी रेपो रेट कितना रहेगा, यह 4% रहेगा। और इसे किसने बताया है, तो मौद्रिक नीति समिति ने इसे सर्वसम्मति यानी पूर्ण रूप से इसका फैसला दिया हुआ है। अब थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं कि यह जो समिति है मौद्रिक नीति समिति, यह भारत में इंटरेस्ट रेट को फिक्स करती है। मौद्रिक नीति समिति, इसकी बैठक साल में कम से कम 4 बार इसकी बैठक हो जाती है और प्रत्येक बैठक के बाद इसका निर्णय लिया जाता है। इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, 6 में से 3 सदस्य जो होते हैं यह आरबीआई के होते हैं और बाकी के जो 3 सदस्य हैं यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नामित होते हैं। और आरबीआई के बारे में अभी आप ऊपर देखिए ही, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो मुंबई था। गवर्नर शक्तिकांत था जो 25वें नंबर के गवर्नर थे। नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए आगे चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन को। आज का 9वां क्वेश्चन, पहली किसान रेल किन 2 शहरों के बीच चलेगी। आपके पास आपका सही 4 ऑप्शन दिए गए, आपको सही जवाब चुनना होगा और सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, यानी देवलाली टू दानापुर यह चलेगी। अब आपको पता होगा कि देवलाली कहाँ है और दानापुर कहाँ है। तो देवलाली जो है यह महाराष्ट्र में है और दानापुर जो है यह बिहार है। यानी आप ये भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पहली किसान ट्रेन जो है यह किन 2 राज्यों में चली, तो ये महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चली। अब शहर पूछेगा तो देवलाली से दानापुर में चली। यह जो है किसान ट्रेन है, तो आपको समझ में आ सकता है कि इसमें फल सब्जियां या किसानों के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उसको इसमें कैरी किया जाएगा। अगर आपने इस साल का बजट देखा होगा तो बजट में देखे होंगे कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसमें किसान रेल की चर्चा की थी। उन्होंने बोला था कि किसान रेल को क्या किया जाएगा, स्थापित किया। उन्होंने इसका घोषणा पहले किया हुआ था। अब ये किसान रेल चलने जा रही है महाराष्ट्र और बिहार के 2 शहर देवलाली और दानापुर के बीच में। चलिए आगे चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा 10वां क्वेश्चन, पीएम मोदी ने गांधी जी के किस शताब्दी समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा केंद्र नहीं होगा, राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र, यहाँ पर सेवा की जगह हो जाएगा स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया। 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, आपके पास सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी चंपारण सत्याग्रह। आपको पता होगा कि चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ही शुरू किया हुआ था। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि जो हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र है यह राजघाट में स्थित है। राजघाट जो महात्मा गांधी की क्या है, यह इनका देहांत हुआ था, यहीं पर इनका समाधि स्थल हुआ है। तो राजघाट इनका समाधि स्थल है। दोस्तों समाधि स्थल से एक वीडियो हम लोग के प्ले लिस्ट में होगा, उससे आप देखेंगे आपको मिलेगा। जो भी बड़े बड़े राजनेता थे उनके समाधि स्थल का दिया गया एक छोटा सा वीडियो, उसे आप देख लेंगे, आप एक बार उसे रिकॉल कर सकते हैं, याद कर सकते हैं।
तो चंपारण सत्याग्रह जो है इसके 100 वर्ष यानी शताब्दी पूर्ण होने के बाद मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अब थोड़ा चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं। आपको चंपारण सत्याग्रह निश्चित रूप से ही पता होगा, हम थोड़ा एक छोटा सा रिवीजन दे देते हैं। महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए तो महात्मा गांधी का सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया हुआ था। तो पहला सत्याग्रह उन्होंने साउथ अफ्रीका में शुरू हुआ था, लेकिन भारत में उन्होंने पहला सत्याग्रह जो शुरू किया था वह चंपारण सत्याग्रह ही था। अब चंपारण सत्याग्रह के लिए उन्हें बिहार के एक किसान नेता थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल गए हुए थे महात्मा गांधी से मिलने। वो एक्चुअल गए थे कांग्रेस के नेता से मिलने थे। कांग्रेस के उस समय कोई बड़े नेता नहीं थे और महात्मा गांधी ही थे। तो उन्होंने महात्मा गांधी से मिला और उन्हें चंपारण की स्थिति के बारे में बताया और उन्हें चंपारण आने के लिए उन्हें न्योता दिया। महात्मा गांधी चंपारण गए, उन्होंने देखा तो वहाँ पर 3 कठिया प्रथा था। 3 कठिया प्रथा का मतलब प्रत्येक 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी और उसे जबरन अपने हिसाब से उसको क्या करते थे, खरीदते थे, मतलब अपने दाम से खरीदते थे, काफ़ी कम कीमत पर उसे खरीदते थे। तो गांधी जी ने इसकी जांच की, उन्होंने बोला नहीं ये कदम ठीक नहीं है। इसके लिए उन्हें बंद करने के लिए इन्होंने एक नोटिस भी किया, सरकार को लेटर भी लिखा। तो इसी के कारण ये चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसी से रिलेटेड हुआ। तो यह गांधी जी ने शुरू किया हुआ था, आपको यह पता होगा। इस सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। इसके बाद महात्मा गांधी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली और वो दिन प्रतिदिन काफ़ी बड़े नेता हो गए और आज वो हमारे देखिए भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होगा। यह वीडियो आपको देखने में कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे। अगर आपका कोई सुझाव होगा तो आप हमें कमेंट अपना ज़रूर देंगे। अगर वीडियो का आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और भी आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो आप हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न दे सकते हैं। आप उसको उसका सटीक जवाब दिया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए, पूरी देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।